पुराने गराज में एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 25 साल होगी जख्मी हालत में कुर्सी से बंधी हुई थी। वो बेहोश थी। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि किसी ने उसे उसकी शादी से ही उठा लिया हो। उसके माथे पर हल्की सी चोट लगी हुई थी और छोटी मोटी खरोंचें थी। वही फर्श पर भी एक उसी उम्र की लड़की घायल पड़ी हुई थी। उसकी हालत पहली वाली लड़की से भी ज्यादा खराब थी। उसका माथा खून से सना था और हाथ पैरों में गहरे जख्म थे जिनसे अभी भी खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से टॉर्चर किया जा रहा हो। तभी उसकी पलकें फड़फड़ाने लगती हैं और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पानी, पहला शब्द जो उसके मुंह से निकलता है। वो प्यासी थी और बस एक ही शब्द बोले जा रही थी। वो पानी की तलाश में सब जगह नजर घुमाती है। तब उसकी नजर उस पहली लड़की पर जाती है जिसे देखते ही वो हैरान रह जाती है। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका शरीर जैसे अब बेजान हो चुका था। वो घसीटते हुए अपने शरीर को पास ही कुर्सी से बंधी लड़की के पास ले जा रही थी और उसके गाल को थपथपाकर कहती है, आशी, आशी उठो, आशी मुझे डराओ मत, देखो मैं हूँ तुम्हारी दी, उठ जाओ इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। वो उसे बार बार पुकारती है और अपने आसपास नजर रखती है कहीं कोई आ ना जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो लड़की डर जाती है और अपनी बहन आशी को कुर्सी सहित खींचते दूर ले जाने लगती है। उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और अब अपनी बहन को खींचने पर वो बुरी तरह थक गई थी और ज्यादा जोर देने से उसके जख्मों से भी खून आने लगा था। तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है और एक साथ कई बॉडीगार्ड बंदूक थामे अंदर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो लड़की डर जाती है। लेकिन जब उसकी नज़र उन बॉडीगार्ड्स के बीच से आ रही दो आदमियों पर पड़ती है तो वो चैन की सांस लेती है। दोनों आदमी जो अंदर आए थे वो बेहद हैंडसम और कोल्ड पर्सनैलिटी के थे। उनमें से एक बहुत ही हैंडसम था। उसे देखते ही दूसरी लड़की की आंखों में प्यार भर जाता है और वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग आते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। लेकिन अगले पल उसका चेहरा हैरानी से खुल जाता है। दोनों गुंडे उसके सामने सर झुकाकर कहते हैं, बॉस कोई इस लड़की को बचाने आ गया है, अब हम क्या करेंगे? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी लड़की गुस्से से पूछती है। दोनों गुंडे एक दूसरे को देखते हैं फिर डरते हुए कहते हैं, बॉस अब आप ही इस लड़की को संभालो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से भाग जाते हैं। दोनों आदमी जिन्होंने अभी ही अंदर कदम रखा था उन्होंने उन गुंडों की बात सुन ली थी। वो दोनों नफरत से उस दूसरी लड़की को देखने लगे। तभी वो लड़की जो कुर्सी से बंधी हुई थी शोर सुनकर उसे होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने बैठी अपनी जुड़वा बड़ी बहन को देखकर डरते हुए बोली, दी मुझे जाने दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि आपने मुझे किडनैप किया है। मैं अधिक जी से भी शादी नहीं करूंगी, बस आप मुझे जाने दो। ये कहकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर दूसरी लड़की हैरान रह जाती है। आशी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कब किडनैप किया? मैं तो खुद यहाँ कई दिनों से कैद थी और कोई मुझे टॉर्चर कर रहा था। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ कौन लाया है। वो आगे कुछ कहती तभी उसे एक ठंडी खतरनाक आवाज सुनाई दी, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया लेकिन अब नहीं। तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की बेइज्जती हुई। अब तो हद हो चुकी है। तुमने मेरी होने वाली पत्नी को किडनैप किया और उसे मारना चाहती थी। अपने ऊपर इल्जाम लगाते देख दूसरी लड़की गुस्से से बोली, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है? मुझे टॉर्चर किया है और वो गुंडे कौन हैं मैं नहीं जानती, मेरा विश्वास करो। वो गुंडे वही है जिन्होंने मुझे पकड़ा था। मुझे नहीं पता अब वो इन सब में मुझे क्यों फंसा रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़का जो कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो अधिक रायजादा है, वो उस लड़की को नफरत से देखकर कहता है, ये पहली बार नहीं है जब तुमने आशी को चोट पहुंचाई है, इसलिए मासूम बनना बंद करो। तभी आशी रोते हुए कहती है, प्लीज दी ये नाटक बंद कर दो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी और आपकी ही शादी होगी अधिक जी से। मैं ही आप दोनों के बीच आई थी, इसलिए मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। बस आप गलत काम छोड़ दीजिए और घर चलिए। दूसरा लड़का आगे आया और उसने आशी के हाथों पर बंधी रस्सी खोल दी।
भाई मुझे लगा था मैं अब कभी आप सबको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। आशी ने उस लड़के को गले से लगा लिया। ये लड़का कोई और नहीं आशी और उस दूसरी लड़की का सगा भाई अभिनव जिंदल है, जिंदल फैमिली का दूसरा बड़ा बेटा। तुम अधिक की जिंदगी से कहीं नहीं जाओगी प्रिंसेस। अगर किसी को जाना है तो वो ये है। तुम तीसरी इंसान नहीं हो क्योंकि अधिक तुम्हें पसंद करता है ना कि इस लड़की को। ये कहते हुए उसने नफरत से दूसरी लड़की को देखा जो उन्हें ही अपनी दर्द भरी आंखों से देख रही थी। बार बार अपने लिए ऐसे इल्जाम सुनकर वो लड़की गुस्से से बौखला जाती है। उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है कि वो तेजी से आशी को खींच लेती है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से से कहती है, मैंने तुझे अपनी बहन समझा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे आने से मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मेरे मॉम, डैड, भाई और अब प्यार भी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। आशी अपने बालों को पकड़े रोते हुए कहती है। वो लड़की आशी का सर गुस्से से दीवार पर मार देती है जिससे उसके माथे से खून पानी की तरह बहने लगता है। अभिनव जिसे कुछ भी समझने का समय नहीं मिला था, अचानक अपनी बहन को खुद से दूर जाते देख और उसके माथे से बहता खून देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। रितिका, वो गुस्से से चिल्लाया। तभी गन शॉट की आवाज उस गराज में गूंज उठी और वो गोली सीधा उस लड़की के उसी हाथ में घुस जाती है जिससे उसने आशी के बाल पकड़े हुए थे। वो लड़की जिसे गोली लगी थी वो अपनी भरी हुई लाल आंखों से उस शख्स को देख रही थी जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। आज उसके ही प्यार ने उस पर गोली चला दी। उस लड़की की आंखों में एक पल को जज्बात उभर आए और इसी में उसकी पकड़ आशी के बालों से ढीली हो गई जिससे वो भागने की कोशिश करने लगी लेकिन उस लड़की ने फिर से उसे पकड़ लिया। रितिका, मेरी बहन को छोड़ो। दूसरा लड़का जो गन शॉट की आवाज सुन के सदमे में खड़ा था एकदम से चिल्लाता है और भागकर आशी के पास आने लगता है। तभी रितिका उस दूसरे लड़के को देखते हुए और भी ज्यादा ताकत से उसके सर को दीवार पर दे मारती है। आशी की दर्द से चीख निकल जाती है और उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस होता है। इस बार उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अधिक जो रितिका की हिम्मत को देखकर हैरान था वो ट्रिगर दबा देता है। गोली की आवाज फिर से आती है और सब कुछ थम गया। भाई, आशी जिसे अपने बालों पर ढीली पकड़ महसूस होती है तब वो एकदम से रितिका को धक्का देती है और अपने भाई को गले लगाकर रोने लगती है। वही रितिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी हालत पहले ही मरने जैसी थी लेकिन अब बस चंद सांसें बची थी। उसका हाथ अपने सीने पर था जहां से खून की धारा बह रही थी। अधिक के हाथ में गन थी और वो अभी भी बिना भाव के वहां खड़ा रितिका को घूर रहा था। अभिनव की आंखें भीग जाती हैं। आखिर वो उसकी बहन थी जो आज अपनी गलतियों की वजह से मौत के करीब जा पहुंची है। वही अब उस लड़की के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक रील की तरह चलने लगी थी। उसके माँ पापा उसे एक प्रिंसेस की तरह प्यार करते थे और सभी भाई उसे अपने बच्चे की तरह केयर करते थे क्योंकि वो सबसे छोटी थी और इसलिए भी क्योंकि वो पहले ही अपनी एक और बेटी बहन को खो चुके थे। लेकिन ये उस दिन से बदल गया जब से उसकी छोटी जुड़वा बहन वापस आई। सबके साथ उसने भी अपनी बहन को बहुत प्यार दिया था और अपनी हर चीज उसे दे दी क्योंकि उसे दुख होता था उसके बीते दिनों के बारे में जानकर। ऐसे ही एक एक करके जो उसका था सब उसकी बहन को मिलता गया। उसके माँ, पापा, भाई, फिर पूरा परिवार और आखिर में प्यार भी। अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अजीब थी लेकिन उसमें बेहिसाब दर्द और तड़प झलक रही थी। उसे ऐसे हंसते देख अधिक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वही उसके बगल में खड़ा अभिनव जिसने आशी को गले लगा रखा था एकटक रितिका को देख रहा था। अपनी बहन को खून से सने देखकर उसका दिल कांप रहा था। वो उसके पास जाकर उसे बचाना चाहता था लेकिन तभी आशी की टूटी हुई आवाज उसे सुनाई दी। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। अगर मैं अधिक जी से शादी करने के लिए हामी नहीं भरती तो इतना सब नहीं होता। ना दी मुझे किडनैप करती और ना आज उनकी ये हालत होती। ये कहकर वो अपने भाई का हाथ पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। वही ये बात सुनकर अभिनव को जो भाव महसूस हुए थे वो फिर से गायब हो गए। आज तुम अपनी गलतियों और दूसरों को दर्द देने की वजह से इस हालत में हो। क्या अब तुम्हें शांति मिल रही है? क्या मिला ये सब करके?
अभिनव खुद को ये पूछने से रोक ना सका, क्या अभी भी उसकी बहन को पछतावा है अपनी हरकतों पर। वो जानना चाहता था। रितिका जो तड़प रही थी, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी, फिर चाहे उसे कितना भी दर्द हो रहा था। वो अपने भाई को देखती है जिनकी आंखों में निराशा और दर्द था। वो मुस्कुराई और बोली, पछतावा है भाई, कोस रही हूँ खुद को। वो रुकी और उसने उन तीनों के भाव देखे, जहां सिर्फ उसके भाई को उस पर अब थोड़ी दया आ रही थी। वो फिर हंसी और बोली, कोस रही हूँ कि क्यों मैंने आप सबको अपना परिवार समझा। जब आप लोग अपनी एक बेटी और बहन को पाकर दूसरी को पूरी तरह भूल गए, वैसे ही काश मैं भी भूल जाती तो आज मेरा अंत ऐसा ना होता। अभिनव उसके जवाब को सुनकर दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वो सभी पल घूमने लगे जब जब उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और उसकी कद्र नहीं की। अभिनव को गिल्ट होने लगा। वही रितिका अब अधिक को देखकर बोली, काश कि मैंने तुम्हें अपना ना समझा होता तो मैं तुम्हारे पीछे इतनी पागल नहीं होती। क्यों सभी लड़कों को वो लड़कियां चाहिए जो उनके लिए कुछ नहीं करती, लेकिन जो उनके लिए अपना दिल निकाल कर रख देती हैं वो उसकी कद्र ही नहीं करते। अधिक जो वही खड़ा उसे देख रहा था, अचानक उसकी आंखों में मिक्सड इमोशंस दिखने लगते हैं। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। सभी अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी आशी अभिनव की बाहों में झूल जाती है, जिससे उसका भाई और अधिक दोनों उसे संभालने लगते हैं। उन्हें उसके लिए इतना परेशान देख रितिका की आंखों से सभी भाव गायब हो जाते हैं। वो किसी पागल की तरह हंसने लगती हैं। हाँ 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 हाँ, अधिक रायजादा। उसने बहुत ही नफरत से इस नाम को पुकारा, जिसे सुनते ही अधिक की आंखों में सख्ती छा जाती है। फिर उसने अपनी नजरें अपने दूसरे बड़े भाई पर की और नफरत से बोली, मिस्टर अभिनव जिंदल, मुझे नफरत है मुझे इस बात से कि मुझे आप जैसा भाई मिला जिसे सच क्या है और झूठ क्या है वो भी नजर नहीं आता। उसके शब्द जैसे अभिनव के सीने को छलनी कर रहे थे। रितिका की नफरत भरी नजर अब अधिक पर थी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुमने आज मेरे उस दिल पर वार किया है जो तुम्हारे लिए धड़कता था, लेकिन आज से और अभी से मैं रितिका जिंदल तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। इसी के साथ उसने अपनी आखिरी सांस भी छोड़ दी। अभिनव ने आशी को अधिक के पास छोड़ दिया। वो रितिका के पास आया और रोने लगा। वही दूसरी दुनिया में नॉवेल पूरी पढ़ते ही एक लड़की ने उसे बंद करके दूर फेंक दिया और अपनी असिस्टेंट को घूरते हुए बोली, इसलिए तुम इस नॉवेल को पढ़ते हुए इतना हंसती थी क्योंकि इसका विलेन कैरेक्टर मेरे नाम पर है। ये सुनकर उस लड़की की असिस्टेंट डरते हुए बोली, बॉस मैं तो इसलिए हंसती थी कि कैसा कैरेक्टर है। अगर आप इस लड़की की जगह विलेन होती तो इसकी जैसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करती है। ये कहकर उसने अपने दांत दिखा दिए। उस लड़की ने उसे और घूरा और बिना भाव के बोली, सही कहा, अगर मैं वो वाली रितिका होती तो मरते हुए भी उन सभी को साथ खींच लेती। ऐसे बेकार परिवार के पीछे क्यों भागना जब आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं। फिर भी ये लड़की विलेन नहीं बल्कि बेवकूफ़ थी। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस। वो अभी आगे कुछ और कहती कि तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया और उसने अपनी बॉस की तरफ फ़ोन कर दिया। उस मैसेज को पढ़कर वो लड़की तेजी से उठी और बोली, जल्दी चलो वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। हम दोनों अलग रास्ते जाएंगे जिससे वो हम तक ना पहुंच सके। जी बॉस, असिस्टेंट ने सिर हिलाया और वो दोनों वहां से चली गई। 1 घंटे बाद एक ऊंची पहाड़ी पर वही लड़की बिना भाव के खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। काले ओवरकोट में वो डेविल क्वीन लग रही थी। उसे घेरे कई हथियारबंद ऑफिसर उसकी तरफ अपनी बंदूक ताने खड़े थे। उनके ठीक बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। माफिया क्वीन, आखिर तुम हमारे हाथ लग ही गई। अब आराम से वो डिवाइस मुझे दे दो, वैसे भी उसे गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। उसके रहते दूसरे देश के लोग हमसे डरेंगे, इसलिए इस दुनिया से जाने से पहले एक अच्छा काम तो करके जा ही सकती हो। वो लड़की जिसका नाम रितिका था, लेकिन वो एक अनाथ थी मगर बहुत ही काबिल। पूरा अंडरवर्ल्ड उसके काबू में रहता है और हर कोई उससे खौफ खाता है। खौफ हो भी क्यों ना, एक तरफ वो जान लेती है तो दूसरी तरफ वो जान बचाती भी है। उसकी कई पहचान है। उस अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ सुनकर रितिका पागलों की तरह हंसती है।
चीफ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? सरकार को कैसे नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अंडरवर्ल्ड नहीं बल्कि उनके ही दोस्तों के भेष में छुपे हुए हैं। फिर वो चारों तरफ देखती है जहां हजारों की गिनती में एक पूरी यूनिट थी जिनका बॉस ये आर्मी चीफ था जो नौकर सरकार का था लेकिन वफादारी दुश्मन देश से निभा रहा था। तुम्हें लगता है कि अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन को पकड़ना इतना आसान है? वो हंस पड़ी। वही उसके इस सवाल भरे तंज को जैसे वो चीफ समझ गया और वो अपने आसपास देखने लगा जहां सभी उसके ही लोग थे, मगर फिर भी डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। हाँ 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 हाँ, यही डर तो अच्छा लगता है मुझे। जब मेरा दुश्मन जीत के करीब पहुंचने की सोचकर जाल में फंस जाता है तो यही डर उसका साथी बनता है। फिर एकदम से उसके भाव बदले और उसने अपने गले में पहना लॉकेट अपने हाथ में पकड़ा और उसके पिछले हिस्से को दबा दिया। जब तक चीफ ने उसकी हरकत देखी तब तक देर हो चुकी थी। वो हंसी और अपनी गूंजती आवाज के बोली, देखो मैं जाते हुए भी कितना अच्छा काम करके जा रही हूँ। अपने देश के गद्दारों को एक साथ मिटा रही हूँ। हाँ 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 हाँ। उसके ये शब्द वही नहीं बल्कि सभी टीवी चैनल पर गूंज रही थी, क्योंकि वो पहाड़ी जहां सब खड़े थे वहां कई कैमरे फिट किए हुए थे जो क्वीन ने खुद करवाए थे क्योंकि ये पहाड़ी उसकी ही टेरिटरी थी। बूम! तभी एक तेज धमाका हुआ और सब बर्बाद हो गया। नोवेल वर्ल्ड। म्यूजिक की तेज आवाज के बीच एक लड़की जो बार काउंटर पर अपना सिर रखे लगभग बेहोश थी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसका सिर दर्द से फट रहा था और ऊपर से इतनी तेज आवाज सुनकर चिढ़ से उसके माथे की नशे सिकुड़ जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को कई बार झपकाती है जिससे वो होश में आ सके। जब उस लड़की की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं तो उनमें हैरानी छा जाती है। मैं तो पहाड़ी पर थी और मैंने उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर दिया था। मुझे मरते समय जो दर्द हुआ था वो याद है, वो सब असली था। फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? क्या मुझे नर्क में नहीं होना चाहिए था? वो कंफ्यूज थी। उसने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और आसपास देखने लगी जहां सभी यंगस्टर्स थे। म्यूजिक बहुत लाउड था जिससे उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बालों और हाथों पर गई जो बहुत लंबे और गोरे थे। मैं इतनी गोरी नहीं थी और मेरे बाल तो कंधे तक ही आते थे। ये मेरे हाथ भी नहीं हैं। अब जाकर उसे कुछ समझ आता है। वो वहां से गुजर रहे वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछकर चली जाती है। जब वो वॉशरूम में आकर शीशे में खुद को देखती है तो हैरान ही रह जाती है। बड़ी बड़ी हेजल ब्राउन आंखें, उन पर घनी पलके, ब्राउन कमर से थोड़ा नीचे आते बाल जो कल किए हुए थे, तीखी छोटी सी नाम, थोड़े से फूले हुए गाल जो उसे और भी प्यारा बना रहे थे, गुलाबी होठ और चिन पर छोटा सा तिल जैसे चांद से मुखड़े पर कोई काला टीका हो, दूध सा गोरा चेहरा जो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से लाला पड़ चुका था। मैं किसी दूसरे के शरीर में आ गई हूँ, यानी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ये जगह कौन सी है और ये बॉडी किसकी है? फिर वो एक नजर आईने में खुद को पूरी तरह देखने के बाद कहती है, खूबसूरत तो मैं भी थी लेकिन इतनी नहीं, पर ये शरीर बहुत ही कमजोर और दुबला है, जैसे एक फूंक में ही उड़ जाएगा। मुझे फिर से मेहनत करनी होगी खुद को मजबूत बनाने के लिए। मैं ऐसे ही तो नहीं रह सकती। ये सोचकर उसने अपना सिर हिलाया। तभी उसे शीशे में एक और लड़की दिखी। वो घूमी और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जिस शरीर में वो जागी थी। सामने खड़ी लड़की ने कहा, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। अभी जिस बॉडी में तुम हो वो मेरी ही है। तुम इस वक्त एक नॉवेल में हो जिसकी मैं विलेन हूँ। मेरे मरने के बाद इस नॉवेल की एंडिंग हुई थी, लेकिन इस बार मैं जल्दी मर गई और तुम मेरी जगह यहाँ इस दुनिया में आ गई। उसकी सभी बातें सुनकर वो लड़की जो असली दुनिया की रितिका थी हैरानी से बोली, इसका मतलब मैं उसी नॉवेल में आ गई हूँ जो मैंने पढ़ी थी? जिस पर नॉवेल वाली रितिका की आत्मा बोली, हाँ ये वही नॉवेल है, पैन एंड लव। मेरी जिंदगी यही तक थी और अब मैं जीना भी नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें मेरा शरीर मिला है। मैंने बहुत गलतियां की है लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा परिवार पछताए कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है। उनकी वजह से ही मैं विलेन बनी थी। जब मेरे प्यार ने मेरी ही छोटी बहन से शादी करने का फैसला किया तब मैं सब कुछ छोड़ कर जा रही थी, लेकिन मेरे उस दुश्मन ने मुझे किडनैप कर लिया और टॉर्चर किया।
ये भी कम था कि मुझे फिर से फंसा दिया और आखिर में मुझे अपने ही प्यार के हाथों से मौत नसीब हुई। ये कहते वक्त उसके होठों पर एक फीकी दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसका दर्द रितिका खुद भी महसूस कर पा रही थी, जबकि वो एक पत्थर दिल इंसान थी अपनी पिछली जिंदगी में। मैं बस तुमसे यही वादा चाहती हूँ कि तुम मेरी मौत के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ लोगी और उससे बदला लोगी। क्या तुम ये एक वादा मुझे दे सकती हो? ये कहकर नोवेल वाली रितिका की आत्मा ने अपना हाथ आगे कर दिया। जैसे जैसे उस रितिका के दुख को वो महसूस कर रही थी, रियल दुनिया की रितिका को उसकी सभी यादें मिलती जा रही थी। उसका सिर दर्द से फटने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे रख दिया और वादा दे दिया। रितिका की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर यकीन है, अब मुझे जाना होगा। अब से तुम ही असली रितिका हो और ये शरीर भी तुम्हारा ही है और इससे जुड़े सभी रिश्ते भी। मेरे अपनों से प्यार करना, उन्हें दुख मत देना। इसी के साथ उसकी आत्मा इस दुनिया से विलुप्त हो गई। रितिका का चेहरा भावहीन था। मैंने जब नॉवेल पढ़ी थी तो मुझे तुम बेवकूफ़ लगी थी, लेकिन अब तुम्हारी यादें मिल जाने के बाद समझ आया तुम बस प्यार की भूखी थी और बहुत मासूम, जिसका हर कदम पर फायदा उठाया गया। लेकिन अब पहले वाली रितिका मर चुकी है और आगे का खेल ये रितिका खेलेगी। हाँ 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 हाँ। उसकी हंसी गूंजने लगी, जो आने वाले वक्त में क्या कोहराम लाएगी किसी को नहीं पता था। वही उसी क्लब के बाहर कई गाड़ियां एक साथ रुकती हैं और उनमें से बॉडीगार्ड निकलते हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से बीच वाली कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स उतरता है, जिसका ऑरा बहुत ही दमदार था। वो तेजी से उस नाइट क्लब के अंदर चला जाता है। बॉडीगार्ड भी उस शख्स को कवर किए अंदर चले जाते हैं। उसी कार की ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट से और दो लड़के निकलते हैं। वो भी कम हैंडसम नहीं थे। वो भागते हुए उस शख्स का पीछा करने लगते हैं। रितिका अभी भी वॉशरूम में थी। वो अपने फेस को वॉश करते हुए सोच रही थी कि इस बार नॉवेल वाली रितिका की मौत कैसे हुई थी। जब वो याद करती है तब उसे पता चलता है कि इस नॉवेल का हीरो अधिक सबके सामने रितिका की जगह जो उसकी मंगेतर थी, उसकी ही छोटी जुड़वा बहन आशी को रिंग पहना देता है, जिससे उसकी सभी के सामने इंसल्ट होती है। लेकिन उस वक्त उसे इंसल्ट होने का बुरा नहीं बल्कि दिल टूटने का दर्द महसूस हुआ था। जब वो अपनी बहन को हटाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दो भाई किसी दीवार की तरह आशी के आगे खड़े हो जाते हैं। तब उसे पता चला था कि उसके मंगेतर ने ही नहीं बल्कि उसके परिवार ने भी उसे धोखा दिया था। वो पहले से जानते थे कि ये सब होने वाला था, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। बस अपनी एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। अपने दिल का दर्द और अपनों का विश्वासघात वो सह नहीं पाई और वहां से भाग गई। वो गुस्से से ड्राइव करते हुए इस नाइट क्लब में आ गई और बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक के साथ उसने कई सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। इन सब के बारे में सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कितना मतलबी परिवार है। एक बेटी की खुशियों पर पैर रखकर दूसरी बेटी को खुशियां देना चाहते हैं। ऐसे परिवार से तो अनाथ होना बेहतर है। इस वक्त रितिका की आंखों में उस परिवार के लिए घिन और नफरत साफ झलक रही थी। जो भी वो महसूस कर रही थी ये उसी रितिका के इमोशंस थे। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को नॉर्मल करके बाहर आ गई। जैसे ही वो बार काउंटर के पास आई तो एक परछाई ने उसे ढक लिया। रितिका ने अपना सिर उठाया तो उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर गई, जिसे उसने असली रितिका की यादों में देखा था। भाई! उसके मुंह से अपने आप ये शब्द निकल गया। उस शख्स ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा। रितिका, जो पिछले जन्म में एक अनाथ और भावहीन माफिया क्वीन थी, ऐसे अचानक किसी के गले लगने पर उसे अजीब लगा, लेकिन बाद में उसे एक सुरक्षित एहसास महसूस हुई। दो और लड़के आगे आए, उन्होंने भी दोनों को गले लगा लिया। जब रितिका ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें नम थी। कुछ समय बाद रितिका उनके साथ कार में बैठी हुई थी। दोनों लड़के आगे के सीट पर थे और वो शख्स जिसे उसने भाई कहा था वो उसके साथ बैठी हुई थी। बच्चा, क्या तुम ठीक हो? उस शख्स ने रितिका के बालों को सहलाते हुए पूछा। दोनों लड़के भी यही जानना चाहते थे। सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। रितिका ने गहरी सांस ली और बोली, भाई मैं अब ठीक हूँ।
वैसे भी जिन्हें मेरी कद्र नहीं है उनके पीछे समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है और ऋतिका जिंदल बेवकूफ़ नहीं है। तीनों लड़कों को अपनी बहन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आज उसमें कुछ बदला हुआ लग रहा था, लेकिन ये जानकर कि अब वो अपने बारे में सोच रही है उन्हें खुशी भी हो रही थी। लिटिल सिस्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा है। तुम अपने समझदार भाई की समझदार बहन हो जो किसी लड़के का पीछा नहीं करती है बल्कि कोई होगा जो तुम्हारा पीछा करेगा। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का खुश होकर कहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये तीनों कौन हैं। पहला शख्स जिसे ऋतिका ने भाई कहा था वो जिंदल फैमिली का बड़ा बेटा है और ऋतिका का सबसे बड़ा भाई है, रक्षित जिंदल। और जो दो लड़के उसके साथ आए थे उनमें से एक ऋतिका का चौथा भाई है, हर्षित जिंदल। तीसरा लड़का ऋतिका के बड़े मामा का छोटा बेटा है, सारांश खुराना। हर्षित की बात सुनकर ऋतिका कहती है, पीछे घूमने वालों की कमी नहीं है भाई, लेकिन सही इंसान की कमी होती है। अगर एक सही इंसान आपकी जिंदगी में होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा प्रिंसेस। मुझे खुशी है कि तुम अब समझ गई हो कि अधिक तुम्हारे लिए नहीं बना है, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। रक्षित ऋतिका को शांत देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है। सारांश जो चुप बैठा था वो भी फाटक से बोला, बिल्कुल उस अधिक की किस्मत इतनी अच्छी कहा जो उसे हमारी प्रिंसेस मिले। मेरी प्रिंसेस को तो कोई ऐसा मिलेगा जो उसे अपनी क्वीन बनाएगा। ऋतिका शांति से अपने भाइयों की बातें सुनती हैं और मुस्कुरा देती हैं। मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो सारांश भाई। सच में ऋतिका उन रिश्तों और मतलबी लोगों के पीछे घूमती रही जिन्हें उसकी कद्र नहीं थी और जो असल में उसे चाहते थे उन्हें उसने हमेशा इग्नोर किया। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सर रक्षित के कंधे पर टिका लिया और आराम करने लगी। उसका ये शरीर बहुत कमजोर था। इतनी ड्रिंक करने के बाद वो मुश्किल से होश में आई थी। उसके सिर में अभी भी दर्द था और उसे सोना था। रक्षित भी प्यार से अपनी प्रिंसेस का सिर सहलाने लगा जिससे वो सो जाए। कुछ मिनट बाद ही उसकी धीमी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों भाई समझ गए कि ऋतिका अब सो चुकी है। अब तीनों के भाव सर्द थे। रक्षित बहुत गुस्से में था। उसने हर्षित और सारांश को देखकर पूछा, क्या तुम दोनों नहीं जानते थे कि आज एंगेजमेंट सेरेमनी में क्या होने वाला था? नहीं भाई, ऋतिका की तरह हम भी शौक में थे, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। जब जब वो आज के बारे में सोच रहे थे कि उनकी बहन के साथ आज क्या हुआ था तब तब उनका खून खौल उठता था। अब इसका जवाब तो मिस्टर और मिसेज जिंदल ही देंगे। आखिर क्या हासिल हुआ उन्हें अपनी ही बेटी को सबके सामने बेइज्जत करके। ये कहते हुए रक्षित की आंखों में अपने ही मॉम डैड के लिए नफरत उतर आई थी। आधे घंटे में वो जिंदल मेंशन पहुंच गए। रक्षित ने ऋतिका को अपने गोद में उठाया और बाहर निकल गया। हर्षित गराज में कार पार्क करने चला गया जो उसका और उसके भाई का पर्सनल गराज था। बाकी फैमिली वालों की कार दूसरे गराज में रखी जाती थी। सारांश ऋतिका के सिर को सहलाकर अपने घर चला गया था जो जिंदल मेंशन के पास ही था। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसे 4 फैमिली ने मिलकर लिया था और उनके मेंशन यहाँ बने हुए थे। रायजादा मेंशन जिंदल मेंशन के सामने था और खुराना मेंशन उनके बगल में। एक और मेंशन था जो रायजादा फैमिली की बेटी का ससुराल था, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं रहता है, वो सब अब्रॉड में रहते हैं। रक्षित ऋतिका को मेंशन के अंदर लेकर जाता है तो उसे हॉल में सभी बैठे दिखते हैं। वो समझ गया था ये लोग सेरेमनी से जस्ट अभी ही आए हैं, इसलिए अपने कमरे में नहीं गए, वरना इनमें से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त उनके घर की बड़ी बेटी कहाँ होगी और कैसी होगी। उसने उन्हें इग्नोर किया और हॉल से होते हुए जाने लगा। तभी पीछे से उसके डैड ने आवाज दी, रक्षित तुम एंगेजमेंट सेरेमनी में आने वाले थे, फिर क्यों नहीं आए और ऋतिका को इस तरह क्यों उठाया हुआ है? रक्षित उनके सवाल को सुनकर भी पलटा नहीं। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, जिसके लिए अब्रॉड से आया था, जब वही वहां नहीं थी तो मैं रुक कर क्या करता। और रही बात मेरी बहन की तो उसके बारे में जानने का हक अब आप खो चुके हो। अपनी बात कहने के बाद वो अपनी लिफ्ट में गया जो सीधा टॉप फ्लोर पर रुकती थी। वही उसका इतना ठंडा जवाब सबको खल रहा था। तभी आशी, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, वो अपने डैड का हाथ पकड़कर कहती है, डैड आज हमने दी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया है। आपको अधिक जी की बातें नहीं माननी चाहिए थी।
देखिए अब भाई और भी नाराज हो गए, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करते थे। उसे रोता देखा उसके दोनों भाई आगे आए और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोले, आशी सब ठीक होगा, देखना एक दिन भाई को भी रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत का साथ दे रहे हैं। उनके ही ज्यादा प्यार की वजह से रितिका बिगड़ गई है। वो तुमसे जलती है क्योंकि सब तुम्हें पसंद करते हैं और प्यार करते हैं क्योंकि तुम ऐसी हो कि कोई भी तुम्हें पैम्पर करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। हाँ अभिनव भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये है ही रोने वाली कांच की गुड़िया, जिसकी तकलीफ आप सबको हमेशा नजर आती है लेकिन रितिका की नहीं। सबने मुड़कर देखा तो वहां हर्षित खड़ा था जिसने ये शब्द कहे थे। वो अंदर आया और आशी को देखकर बोला, ये सब अंधे और बेवकूफ है लेकिन मैं और मेरे भाई नहीं। हमें तुम्हारी जैसी हर वक्त रोने वाली बहन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो अपने आंसुओं को हथियार बनाकर दूसरों के हिस्से की खुशियां छीन लेती हैं। हमारी रितिका जो भी है सामने है, उसके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे ये बेवकूफ माँ बाप और दो भाई उसे बुरा भला कहते हैं। वो भी अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद लिफ्ट में चला जाता है। उसका फ्लो भी सेम था। आशी उसे जाते देखती रही, फिर अपने आंसुओं को साफ करके अपनी मॉम से बोली, देख लिया आपकी कसम मानने का नतीजा। अब मेरे दोनों भाई मुझसे और दूर चले गए। क्या जरूरत थी आपको अधिक जी की फैमिली की बात मानने की? सब कुछ बर्बाद हो गया। वो भी गुस्से से सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर चली जाती है जहां उसका रूम था, जो पहले रितिका का था लेकिन जब उसे पसंद आया तो उसे ही दे दिया गया। अगली सुबह रितिका जब उठी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसने पूरे रूम को गौर से देखा जो कि व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन का था और उसमें बेड, सोफा, टेबल सब ब्लैक कलर का था। रूम उसकी पसंद का था। उसे याद आता है कि जब आशी सबको मिलती है तो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसे अपनी पसंद से रूम सिलेक्ट करने को कहा जाता है, तब वो अनजाने में रितिका का रूम चूज कर लेती है। उसके घर वाले बिना एक भी पल सोचे अपनी बड़ी बेटी का सामान उसी के बगल वाले छोटे से कमरे में रखवा देते हैं और आशी को वो प्रिंसेस थीम वाला बड़ा रूम दे देते हैं। उस वक्त रितिका बिना कुछ कहे अपना रूम अपनी बहन को दे देती है और खुद उस छोटे से कमरे में रहने लगती है। लेकिन जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो वो दूसरे ही दिन उसका सामान अपने फ्लोर के सबसे बड़े रूम जो उसने अपनी बहन के लिए ही तैयार करवाया था उसमें रखवा देता है। वो उसे उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने वाला था, इसलिए उसने रूम अभी तक रितिका को नहीं दिखाया था। वो भी एक प्रिंसेस रूम था जिसे बाद में रितिका ने चेंज करवा दिया क्योंकि उसे पिंक थीम बच्चों जैसी लगती थी। शायद हम दोनों रितिका काफी चीजों में एक जैसी थी, इसलिए मैं उसकी बॉडी में आई हूँ। इस बारे में सोचते हुए वो उठी और बेड सही करके फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद वो जॉगिंग सूट पहले अपने रूम से बाहर निकली और लिफ्ट से नीचे चली गई। इस वक्त सब सोए हुए थे, बस घर के बेटे बाहर ग्राउंड में जॉगिंग कर रहे थे। सारांश भी यही आ जाता था। इस वक्त पांचों लड़के बहुत ही हॉट और अट्रैक्टिव लग रहे थे। तभी सब रितिका को आते हुए देखते हैं जिसके कानों में हेडफोन था और हाथ में बॉटल। वो जॉगिंग कर रही थी। उसका ध्यान अभी अपने भाइयों पर नहीं गया था। जैसे ही हर्षित और सारांश ने उसे देखा तो वो चौंक गए, फिर खुश होकर चिल्लाए, लिटिल सिस्टर हम यहाँ हैं। वो दोनों ऐसे कह रहे थे जैसे रितिका उन्हें ही ढूंढती हुई आई थी। रितिका जिसे सुनाई तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने हेडफोन उतारे तो उसे अपने दोनों भाई बेवकूफ की तरह हाथ हिलाते हुए नजर आए। उसने अपना सिर हिलाया और उनकी तरफ रनिंग करने लगी। वही उन दोनों की हरकत रायजादा मेंशन के ग्राउंड में जॉगिंग कर रहे लड़कों ने भी सुन ली थी। उनकी नज़र भी जैसे रितिका पर ठहर गई थी। वो आज बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड कोल्ड लग रही थी, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। रायजादा मेंशन में भी 4 लड़के थे, जिनमें से 3 का ध्यान रितिका पर था और चौथा वो पूरे फोकस के साथ जॉगिंग कर रहा था। तभी उन तीनों में से एक बोला, यार आफ्टर ब्रेकअप का ग्लो सुना था, लेकिन सगाई टूटने का ग्लो अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा ही खतरनाक है। जिस पर दोनों लड़के उसके सिर पर मारकर बोलते हैं, बकवास बंद करो। फिर रितिका को देखकर दूसरा लड़का कहता है, ये सब इस रितिका का कोई नाटक होगा जिससे भाई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसे नोटिस करे। जिस पर पहला लड़का भी बोला,
ये रितिका बहुत शातिर है। जब इसे लगा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो अब वो अपनी उंगली टेढ़ी कर रही है। ये अब इग्नो गेम खेलेगी, जैसे अब ये मूव ऑन हो चुकी है और इसे हमारे अधिक भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लड़के को उसकी बात सही लगी, लेकिन तीसरे लड़के का मुंह बन जाता है और वो कहता है, आप दोनों मुझसे बड़े हो और समझदार भी, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कल जो रितिका के साथ हुआ है उसके बाद कोई भी लड़की जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो मुड़कर उस इंसान को दोबारा नहीं देखेगी जिसने उसकी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने। वो फिर से जिंदल मेंशन के ग्राउंड की तरफ देखता है और उन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। ये तीनों लड़के रायजादा फैमिली के बेटे और अधिक रायजादा के छोटे भाई। पहला लड़का शुभ रायजादा, अधिक का छोटा भाई। दूसरा लड़का विवान रायजादा, अधिक के चाचा का बड़ा बेटा। तीसरा लड़का ध्रुव रायजादा, अधिक के चाचा का छोटा बेटा और हर्षित का बेस्ट फ्रेंड। चौथा लड़का अधिक रायजादा था, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसे भी पता चल गया था कि रितिका को ही उसके भाई बुला रहे हैं, लेकिन उसने उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। वही जिंदल मेंशन में रितिका रनिंग कर रही थी अपने बड़े भाई रक्षित के साथ। उन दोनों की स्पीड सेम थी। भले ही इस रितिका का शरीर कमजोर था और वो जल्दी थक जाती थी, लेकिन इसके अंदर जो सोल थी वो एक अंडरवर्ल्ड क्वीन की थी, जिसके लिए दर्द बर्दाश्त करना और थकान कुछ भी नहीं थी। वही हर्षित और सारांश जो अपनी बहन के साथ जॉगिंग करने के लिए एक्साइटेड थे, वो अपने दोनों भाई बहन से थोड़े पीछे ही रह गए थे, लेकिन वो आज पूरी मेहनत के साथ जॉगिंग कर रहे थे। वही उनके पीछे अभिनव और हर्ष थे। हर्ष जिंदल हर्षित का जुड़वा भाई जो उससे सिर्फ 1 मिनट बड़ा है। उन दोनों को आज बुरा लग रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह रितिका ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश नहीं किया और न उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। दोनों भाइयों को ये बात खल रही थी और अपने तीनों भाइयों से अब जलन भी होने लगी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो उन्होंने कल किया था उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं थी अपनी बहन से कुछ भी कहने की। 1 घंटे बाद वो सभी अपनी अपनी जिम में थे। रक्षित, रितिका और हर्षित 4th फ्लोर पर बनी उनकी पर्सनल जिम रूम में वर्कआउट कर रहे थे। 1 घंटे बाद सभी रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। तीनों साथ में लिफ्ट से निकले। उन्हें एक साथ देखकर आशी, जो सभी को खाना सर्व कर रही थी, वो उदास हो गई, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी उसके ये दोनों भाई उसे पसंद नहीं करते थे। उसने कितनी कोशिश की उनका दिल जीतने की। वही रितिका उसे पहले बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी, लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगी। तीनों दादा और दादी के पास वाली चेयर पर बैठ गए। वहाँ पूरी जिंदल फैमिली थी। सारांश भी वही था, क्योंकि खुराना फैमिली अभी तक अब्रॉड से वापस नहीं आई थी, सिर्फ सारांश यहाँ आ गया था। वो 1 साल से यही रहता था, लेकिन अब उसकी फैमिली इंडिया आ रही थी, इसलिए वो अपने मेंशन में शिफ्ट हो गया था। उसने पूरा मेंशन साफ करवा दिया था और सर्वेंट भी हायर कर लिए थे। तो आइए जान लेते हैं जिंदल फैमिली के बारे में। राजवर्धन जिंदल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सख्त और ठंडे स्वभाव के हैं। इन्हें अपने पोते रक्षित पर गर्व है और ये अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। रितिका उनकी लाडली पोती है, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ ज्यादा रही है। साधना जिंदल रितिका की दादी, ये शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने समय की बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन रह चुकी है। ये अपने परिवार की इकलौती संतान थी, इसलिए सारा बिजनेस इन्हें मिला था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और अब इनकी कंपनी टॉप 5 में आती है, जिसे अब उनका पोता अभिनव संभालता है। लेकिन असल में उन्होंने अपना बिजनेस रितिका के नाम किया है, जो उसे उसके 20वें जन्मदिन पर मिलेगा। इसी से आप समझ गए होंगे कि ये भी सबसे ज्यादा प्यार अपने पीते रक्षित और पोती रितिका से करती हैं। ये आशी को भी पसंद करती है, क्योंकि वो भी उनकी पोती है, जो इतने समय बाद वापस आई है, लेकिन उसकी हमेशा रोकर सिंपैथी लेने वाली आदत से इन्हें चिढ़ होने लगी है। रितिका के दादा और दादी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। इनके बड़े बेटे राघव जिंदल, रितिका और आशी के डैड, ये सबसे ज्यादा प्यार अब आशी से करते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्टी फील होता है कि उनकी लापरवाही की वजह से उनकी छोटी बेटी को इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये रितिका को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसका जिद्दी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें लगता है वो ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई है, इसलिए ये उसे इग्नोर करते हैं।
स्नेहा जिंदल, ये है इनकी पत्नी और रितिका की मां। ये हमेशा से सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी आशी से था। उसके खो जाने के बाद ये गुमसुम रहने लगी थी और रितिका को भी इन्होंने मां का प्यार नहीं दिया है। वो अपने एक बच्चे के दुख में सबको भूल गई थी। इसलिए जब इन्हें अपनी बच्ची मिली तो वो उनके कदमों में सारी खुशियां रख देना चाहती थी। इनकी जिद की वजह से ही अधिक रायजादा और आशी का रिश्ता हुआ था, वरना घर में कोई भी इसके लिए हामी नहीं भर रहा था, क्योंकि अधिक रितिका का मंगेतर था। ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये आपको आगे पता चलेगा। इनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां, रक्षित, अभिनव, हर्ष, हर्षित, रितिका और आशी। रक्षित और हर्षित बचपन से ही रितिका से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उसे प्रिंसेस की तरफ ट्रीट करते थे। अभिनव और हर्ष भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों आशी के आने के बाद बदल गए। उन्हें लगता था कि उन्हें अपनी छोटी बहन को ज्यादा प्यार देना होगा, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए और अपने पुराने बुरे दिन भूल जाए। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी एक बहन को पूरी तरह से भुला दिया, जिससे पुरानी वाली रितिका ने आशी को बहुत बार हट करने की कोशिश की, जिससे अब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब उनकी प्रायोरिटी सिर्फ आशी थी। वही रक्षित और हर्षित दोनों सख्त स्वभाव के थे। जहां रक्षित को कम बोलना पसंद था और उसका ऑरा सर्द रहता था, वहीं हर्षित अपने परिवार के लिए हंसमुख था, लेकिन दूसरों के लिए एक भावहीन इंसान। उन दोनों को आशी कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें उसकी हरकतें अजीब लगती थी और उसका जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना उन्हें बहुत फेक लगता था। उन्हें उससे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ, जो उन्हें उनकी बहन रितिका से होता है। अब बारी आती है इस घर के सबसे छोटे बेटे के परिवार की। अंशुमन जिंदल, रितिका के चाचा, जो आर्मी में जनरल हैं और छुट्टियों में ही घर आते हैं। इनका स्वभाव अपने डैड जैसा है, सख्त लेकिन अपने परिवार के लिए नर्म। ये रितिका से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि वो ऐसे ही जिद करती रहे और अधिक के पीछे घूमे। रिद्धि जिंदल, रितिका की चाची, इन्हें आशी पसंद है क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत मासूम है, जिसे रितिका हमेशा तंग करती रहती है और उससे जलती है। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। मानसी जिंदल, बड़ी बेटी, जो हर्षित की क्लास में है। मिशा जिंदल, छोटी बेटी, जो रितिका के साथ ही उसकी क्लास में है और आशी की सबसे अच्छी दोस्त भी है। ये भी अपनी मॉम की तरह रितिका को घमंडी और जिद्दी समझती हैं और आशी को बहुत पसंद करती हैं। वही मानसी को ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, वो किसी दूसरी वजह से रितिका से चिढ़ती है। अब ये सिर्फ चिढ़ है या उससे ज्यादा, ये आपको आगे पता चलेगा। निधि वर्मा, ये है राजवर्धन जी और साधना जी की इकलौती बेटी। इनकी शादी मुंबई के प्रसिद्ध वर्मा परिवार में हुई है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। अब आते हैं कहानी पर। रितिका अब सभी के बारे में जानती थी, इसलिए उसने सिर्फ अपने दादा, दादी और चाचा को गुड मॉर्निंग कहा और अपने दोनों भाइयों के नीच बैठ गई। राजवर्धन जी और साधना जी ने जब अपनी पोती को ठीक देखा तो उन्हें एक राहत मिली। प्रिंसेस, हमें कल के लिए माफ कर देना। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन इन लोगों की कसम से बंधे हुए थे, दादी जी ने उदास होकर कहा। जिस पर रितिका ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे पता है दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। वैसे भी अच्छा हुआ जो मुझे पता तो चल गया कि ये परिवार कितना दोगला है। ये आपका परिवार है और हमने कल जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, फिर आप चाहे हमें दोगला कहें। आपसे ज्यादा रायजादा फैमिली की बहू बनने की काबिलियत आशी में है और ये अधिक का खुद का फैसला था। अगर हम आपको पहले से बता देते तो आप हंगामा करती और अपनी छोटी बहन को हट करने की कोशिश करती। अब आपको समझना होगा कि रिश्ते में जिद नहीं की जाती बल्कि उसे जीता जाता है, लेकिन आप इतने सालों में भी अधिक का दिल नहीं जीत पाई। हम इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, राघव जिंदल ने सख्त लहजे में उसे जवाब दिया। रितिका की पकड़ ब्रेड पर कस गई जिसमें वो बटर लगा रही थी। उसने अपनी ठंडी आंखों से सामने वाली हेड चेयर पर बैठे अपने नाम के पिता को देखा और सरकास्म के साथ बोली, मिस्टर राघव जिंदल, ये आपकी ही वाइफ थी जो मुझे एक अच्छी वाइफ बनने की नसीहत देती रहती थी और कहती थी कि मुझे मिस्टर रायजादा का पीछा करना चाहिए, जिससे उन्हें दिखे कि तुम कितने एफर्ट कर रही हो। इस चक्कर में मैं क्या से क्या बन गई। इन्होंने मुझे वाइफ के जगह उनकी नैनी ही बना दिया। सुबह नाश्ता बनाकर लेकर जाओ,
उनकी हैबिट क्या है जानो और पीछे घूमो। क्या इन्होंने भी आपको इसी तरह से सेट किया था जो ये मुझे ये सब करने पर जोर देती थी? रितिका, अभिनव चिल्लाया और गुस्से से बोला, वो हमारी मॉम है, तुम ये किस तरह से उनके बारे में बात कर सकती हो? मिस्टर अभिनव जिंदल, आप तो हो ही अपनी मॉम और प्यारी बहन के चमचे। मैं आपको कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती, इसलिए चुप रहिए। वही उसके मुंह से अपने लिए भाई की जगह मिस्टर अभिनव जिंदल सुनकर सबको याद आया कि अभी उसने अपने डैड को भी मिस्टर जिंदल कहकर पुकारा था। राघव जी को भी एहसास हो गया था। अभिनव भी हैरान था। वो अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। उसने बेचैनी से कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वो डैड है हमारे, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? उसके पूछने पर रितिका बिना भाव के कहती है, आप सच में मेरे भाई और आपके डैड मेरे कोई नहीं है। आप दोनों ही नहीं बल्कि जो मुझे सच में प्यार करते हैं उन्हें छोड़कर अब मेरा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको एक झटका लगता है, लेकिन रक्षित नॉर्मल था। हर्षित और सारांश थोड़े हैरान हुए, लेकिन रितिका की कल की बातों के बारे में सोचकर उन्हें भी सब समझ आ गया। तभी रितिका सख्त लहजे में आगे बोली, मिस्टर अभिनव जिंदल, मुद्दे से मत भटकाए। तो मैं कहा थी, वो सोचने का नाटक करती है, जिस पर सारांश जल्दी से जवाब देता है, इसकी मॉम तुम्हें नैनी बनाना चाहती थी। हाँ, उसने आशी के पास बैठी औरत को देखा और बोली, ये तो चाहती थी कि मेरी आदत लग जाए मिस्टर रायजादा को, लेकिन यहाँ तो इन्होंने अपनी बेटी की ही आदत बिगाड़ दी। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं था उस इंसान से, बस एक रिश्ता था जो बनने वाला था, इसलिए मैं किसी पागल की तरह वो सब करती रहती थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पहले वाली बेवकूफ़ रितिका को लगता था कि अगर वो अपनी मॉम की बात मानेगी तो वो उसे भी आशी की तरह प्यार करेगी। खैर, रितिका जिंदल अपने रिश्ते पूरे दिल और शिद्दत से निभाती है, आगे भी निभाएगी, लेकिन उन्हें जिन्हें वो खुद बनाएगी। अब मैं उस बंधन से फाइनली फ्री हो गई हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि इतने एफर्ट्स का रिजल्ट अगर कल जैसी इंसल्ट है तो ऐसे किसी भी रिश्ते को सीरियसली लेना बकवास है। जैसे ताली दो हाथों से बजती है, ऐसे एफर्ट्स भी दोनों तरफ से करने पड़ते हैं, तभी एक रिश्ता सक्सेसफुल होता है। सच में मिस्टर रायजादा मेरी जैसी कोल्ड और बोल्ड एटीट्यूड वाली लड़की डिजर्व ही नहीं करते, उनके लिए मेरी प्यारी संस्कारी बहन ही बेस्ट है। उसने आखिर के शब्द ऐसे कहे जैसे वो अधिक का मजाक बना रही हो, लेकिन इसके एक्सप्रेशन सीरियस थे, जिससे पता लग पाना मुश्किल था कि उसने की वे में ये बात कही थी। रितिका की बात सबको सही लग रही थी। अब राघव जी को अपनी बेटी के लिए बुरा महसूस हो रहा था। वही मेन एंट्रेंस पर खड़ी रायजादा फैमिली ने भी उसकी सभी बातें सुन ली थी। अभी किसी की भी नज़र उन पर नहीं गई थी। तभी राघव जी रितिका से बोले, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वो मेरे बिजनेस पार्टनर है, उनका बेटा अब्रॉड से स्टडी करके आया है और जल्दी उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। उनकी ये बात सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। रितिका ब्लैक कॉफी पीते हुए रुक गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बना ली। वो कुछ कहती उससे पहले ही रक्षित गुस्से से बोला, क्या आप मेरी बहन की कल हुई बेइज्जती के लिए ऐसे कंपेंसेट करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ तो आपकी सोच बहुत बहुत घटिया है मिस्टर जिंदल। दादाजी भी गुस्से में थे। उन्होंने टेबल पर हाथ पटका और अपने बड़े बेटे को निराशा से देखकर बोले, आज तुमने हद कर दी है। कल ही अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता छोटी बेटी के लिए तुड़वा दिया और अब तुम फिर से मेरी पोती को किसी दूसरे रिश्ते में बांधना चाहते हो। पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, राघव जी ने समझाना चाहा, लेकिन दादाजी ने उन्हें हाथ दिखा दिया। तभी तेज तालियों की आवाज आने लगी। सबने उधर देखा तो रितिका के होठों पर एक सर्द मुस्कान थी। वो क्लैप करते हुए मजाकिया नजरों से राघव जी को देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी नजरों को देखकर उनका सिर अपने आप शर्म से झुक जाता है। मिस्टर राघव जिंदल, मैं गुस्से में हूँ, इसलिए आपको नाम से नहीं पुकार रही हूँ, बल्कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आज से ना तो आप मेरे कुछ लगते हैं और ना मैं आपकी। इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले अब से आप क्या कोई नहीं ले सकता। अब फैसला सिर्फ मेरा होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके इस घर में बिना शादी के बैठी रहूंगी। डोंट वरी, जैसे ही मेरी लाइफ में कोई मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाला आएगा, मैं बिना वक्त गवाए उससे शादी कर लूंगी।
अगर ऐसा कोई नहीं आया तब भी मैं आप पर बोझ तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, लेकिन अब मेरे लिए कौन बेहतर होगा वो मैं तय करूंगी। ना ही मुझे कोई टाइकून चाहिए जिसका बैंक बैलेंस भरा हो या उसकी फैमिली हमारे लेवल पर हो। मुझे सिर्फ अपने लिए एक पार्टनर चाहिए है जो सच्चे दिल से मुझे चाहे, बस एक सच्चा रिश्ता। फिर चाहे वो अमीर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात खुद के शौक की, तो मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं खुद कमाकर अपनी ज़रूरत और सभी शौक पूरे कर सकती हूँ। मुझे बस अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ना कोई डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने ये इसलिए कहा था क्योंकि जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा फायदे का था। तुम तो ऐसा कहोगी ना, आखिर दादी ने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम जो कर दी है, अब तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें बना बनाया इतना बड़ा अंपायर जो मिल गया है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मानसी की थी। उसे अपनी दादी का सब कुछ ऋतिका के नाम कर देने अच्छा नहीं लगा था, और आज उसका ये भाषण सुनकर वो खुद को ये ओले से रोक नहीं पाई। वैसे भी जिंदल फैमिली की बड़ी बेटी वो थी, इसलिए पहला हक उसका बनता था, लेकिन फिर भी उसे घर में इस ऋतिका से कम अहमियत मिलती थी। उसके दादा दादी यहाँ तक कि डैड भी उससे ज्यादा ऋतिका को पसंद करते थे। यही वजह थी कि वह उससे जलती है। इसलिए भी उसे आशी पसंद थी क्योंकि उसके आने के बाद ऋतिका की इम्पोर्टेंस घर में कम हो चुकी थी। जब कल ऋतिका की सबके सामने इंसल्ट हुई तो सबसे ज्यादा खुशी उसे ही हुई थी। वह तो जानती थी कि किसी न किसी दिन वो अपनी हरकतों से खुद को नीचा जरूर दिखाएगी, लेकिन आज उसे पता चला था कि ये सब वो उसकी बड़ी माँ के कहने पर करती थी। मगर आज उसे बदला हुआ देखकर पता नहीं क्यों पर मानसी को अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसका बदलना उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। वही उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपनी आईब्रो उठाई और उसे ऐसे देखने लगी जैसे किसी जोकर को देख रही हो। मिस जिंदल, वो सब मेरी दादी ने मुझे दिया है अपनी खुशी से, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। फिर भी अगर तुम अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हो तो हाँ, मेरे पास खुद की मेहनत से कमाए पैसों के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसा आपने कहा, बना बनाया बिजनेस जो टॉप 5 में आता है। इसके अलावा दादाजी ने मुझे जिंदल कंपनी की मेन ब्रांच के 10% शेयर जो सभी बच्चों को मिलते हैं वो भी दिए हैं। फिर एक तिरछी स्माइल करके अपने सारांश भाई को देखकर बोली, भाई, नाना जी ने भी मुझे कुछ शेयर दिए थे ना? हाँ लिटिल सिस्टर, दादू ने तुम्हें उनके 20% शेयर दिए हैं और भाई ने भी तो तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर दिए हैं। जब मैं भी फेमस हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें और ज्यादा पॉकेट मनी दूंगा और तुम्हारे पसंद की कार भी। ऋतिका ने अपना सिर हिलाया, फिर मानसी को देखा जिसका चेहरा काला पड़ गया था। वही नहीं, इस बार तो आशी को भी झटका लगा था। तभी स्नेहा जी सारांश से पूछती हैं, डैड ने अपने इतने सारे शेयर्स सिर्फ ऋतिका को क्यों दिए जबकि उनकी एक और नातिन थी? अगर उन्हें देने ही थे तो बराबर देने चाहिए थे। उनकी बात पर सारांश हंसते हुए बोला, बुआ आप समझी नहीं, नाना जी शेयर्स सभी घर वालों की सहमति से दे सकते हैं। एक और बात आप शायद भूल रही हैं कि नानी ने पहले ही कहा था कि आपकी सिर्फ एक बेटी को हम अपने हिस्से के शेयर्स या प्रॉपर्टी दे सकते हैं। वैसे भी ऋतिका नाना नानी की लाडली है और हम भाइयों की प्रिंसेस भी। मॉम डैड भी उसे अपनी बेटी ही मानते हैं, तो हमारा कुछ भी देना गलत नहीं है। उसकी बात सुनकर स्नेहा जी को भी याद आता है। फिर वो गुस्से से ऋतिका को देखकर कहती हैं, तुम उनकी लाडली हो क्योंकि तुम हमेशा सभी के पास रही हो। आशी को कोई चांस नहीं मिला, वो तो कुछ साल पहले ही घर आई है और तुमने पहले ही सब हथिया लिया। ऋतिका जो शांति से बैठी थी उसने अजीब तरह से उन्हें देखा, फिर उनके पास बैठी आशी को जिसका चेहरा उदास लग रहा था। उसने अपने दादाजी को देखा और पूछा, आशी को आए 9 साल नहीं हुए हैं? जिस पर दादी गुस्से से बोली, इसे 9 साल हो चुके हैं। जब ये घर में आई थी तो इसका 10वां जन्मदिन यही मनाया गया था और अब ये 19 साल की हो चुकी है। ये सुनकर स्नेहा जी झेप जाती हैं और बात संभालते हुए कहती हैं, लेकिन आशी को अपने ननिहाल में समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। इस बार सारांश हंसते हुए कहा है, क्या बात कर रही हो बुआ? ये हमारे घर क्यों आती जब ये यही सबको अपनी तरफ करने में लगी हुई थी? हमारी फैमिली भले ही अब्रॉड में रहती है, लेकिन इतने सालों में ये बाकी कंट्री घूमने गई हैं आप सभी के साथ, लेकिन अपने नाना नानी से मिलने का समय नहीं था।
जबकि मेरी लिटिल सिस्टर हर वेकेशन पर हर्षित भाई के साथ हमसे मिलने आती थी और वहीं से हम सब रक्षित भाई के पास जाते थे घूमने के लिए। अब स्नेहा जी के पास कोई तर्क नहीं था कहने के लिए, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। रायजादा फैमिली जो कब से वहां खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी चौंक गई। तभी आशी की नज़र एंट्रेंस पर गई तो वो जल्दी से खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, आप सभी वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। उसकी मीठी आवाज सुनकर सभी होश में आए। वही अधिक की मॉम तो उसके संस्कार देखकर बहुत खुश हो गई। सभी अंदर आ गए। वही जिंदल फैमिली में सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आशी ने जल्दी से अपनी सास के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपने गले से लगाकर बोली, हम तो धन्य हो गए इतनी प्यारी और संस्कारी बहू पाकर। अब बस इंतजार नहीं होता कि आप कब हमारे घर में आएगी और उस घर की रौनक बढ़ाएगी। आशी शर्मा लगी। वही स्नेहा जी को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। आप लोग खड़े क्यों है, बैठिए ना, मैं अभी नाश्ते की तैयारी करवाती हूँ, स्नेहा जी ने कहा तो अधिक की मॉम ने मना कर दिया। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज बच्चों की छुट्टी थी तो सभी बाहर जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा ये बात है, पहले बैठिए फिर तय करते हैं कहाँ जाना है। रिद्धि सभी के साथ लिविंग रूम में सोफे पर बैठते हुए बोली। वही दादाजी और दादी जी अपने रूम में चले गए आराम करने। राघव जी भी ऑफिस चले गए। रक्षित कल ही लंदन से आया था अपनी मीटिंग करके, इसलिए आज वो घर पर ही रहने वाला था। एक सोफे पर हर्षित, सारांश और रक्षित ने रितिका को भी बिठा लिया था। वो बैठना नहीं चाहती थी लेकिन उसके भाई जिद कर रहे थे, इसलिए वो भी बैठ गई। रायजादा फैमिली, नॉवेल के हीरो की फैमिली। दादाजी का देहांत बहुत पहले हो चुका है। दादी सुधा रायजादा, इनके भी 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आकाश रायजादा, अधिक के पिता। इनकी पत्नी रागिनी रायजादा, माँ। इसके 2 बच्चे हैं, अधिक रायजादा और शुभ रायजादा। छोटा बेटा निहाल रायजादा, चाचा। इनकी पत्नी श्वेता रायजादा, चाची। ये स्नेहा जी की बेस्ट फ्रेंड है और ये आशी को बहुत पसंद करती हैं। ये अधिक को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती हैं और चाहती थी कि उसकी शादी उनकी सबसे अच्छी दोस्त की बेटी आशी से हो। इनके भी 2 बेटे हैं और एक बेटी विवान रायजादा, ध्रुव रायजादा और दिव्या रायजादा। दिव्या भी आशी की बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल उन दोनों की मॉम की तरह। पहले ये रितिका की फ्रेंड थी लेकिन बाद में इन्हें वो गलत लगने लगी क्योंकि इनके हिसाब से आशी बहुत मासूम है जिसे रितिका हमेशा हट करती रहती है। रागिनी जी और श्वेता जी आशी के आसपास बैठी उससे बातें कर रही थी, जिनका जवाब वो बहुत ही मासूमियत और प्यार से दे रही थी। दिव्या भी अपनी मॉम के पास बैठी उनकी बातों में इन्वॉल्व हो रही थी। वही रायजादा ब्रदर्स में से अधिक पहले ही यहाँ से जा चुका था, लेकिन उसने भी रितिका की बातें सुनी थी कि आज तक उसने जो किया सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर और उसे कोई प्यार नहीं है उससे। वो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहता था लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती लेकर आई थी, लेकिन बाद में वो इम्पोर्टेंट कॉल का बहाना करके चला गया। वही ध्रुव हर्षित के पास चला गया था लेकिन हर्षित ने उसे इग्नोर कर दिया। ध्रुव जानता था वो उससे गुस्सा है, इसलिए सीधा रितिका के पास गया और अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी बेस्टी की लिटिल सिस्टर, मैंने तुम्हें गलत समझा और वो सब कहा, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं चाहता था कि तुम खुद की अहमियत समझो लेकिन मेरा तरीका गलत था। रितिका ने उसकी आंखों में देखा जहां गिल्ट और सच्चाई नजर आ रही थी। उसे नॉर्मली स्माइल करना नहीं आता था, वो जब ही स्माइल करती थी जब उसे किसी को नीचा दिखाना हो या उसका काम तमाम करना हो। मैंने तुम्हें माफ किया, वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं कहा था। सच ही है, दूसरों के कहीं पर नहीं चलना चाहिए। रितिका के शब्द जैसे ही ध्रुव ने सुने वो खुश हो गया और हर्षित को देखकर बोला, अब तू भी माफ कर दे, देख तेरी लिटिल सिस्टर भी मान गई है। यहाँ आ नौटंकी बाज, हर्षित ने मुंह बनाकर कहा तो ध्रुव उछलकर उसके पास बैठ गया और उसके गले लग गया। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जो बहुत दिन बाद मिले हो। सबको दोनों को देखकर हंसने लगे, लेकिन श्वेता जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने इस जैसी लड़की से माफी मांगी, वो भी सबके सामने। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और एक एक शब्द कर जोर देकर बोली,
माफी यहाँ रितिका को मांगनी चाहिए थी, हम सबसे आखिर वही तो थी जिसने हमारे घर के बेटे को परेशान करके रखा था। उनकी कड़वी बात सुनकर हंसी भरा माहौल फिर से शांति में बदल गया। रितिका ने अपनी ठंडी नजरों से उन्हें देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। उसके घूरने पर उन्हें गुस्सा आने लगा, तभी उन्हें उसकी सख्त आवाज सुनाई दी जो वार्निंग से भरी हुई थी। कल किसने क्या खेल खेला था ये सभी जानते हैं मिसेज श्वेता रायजादा, लेकिन लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है, इसलिए आप भूल गई हो कि माफी किसे मांगनी चाहिए। रही बात आपके घर के बेटे को परेशान करने की, तो आप ये शिकायत अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्यों नहीं करती। इन्हीं की ट्रिक है ये जिससे ये लड़कों को पटाया करती होगी। आपसे बेहतर इनके बारे में किसे पता होगा। स्नेहा जी जो शांत बैठी थी, एक बार फिर से खुद की फिक्र पर उन्होंने गुस्से से रितिका को देखा। तभी आशी उदासी से बोली, दी आप मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। श्वेता जी भी गुस्सा हो गई। मैंने कहा था ना दीदी, ये लड़की बदतमीज है। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बात मानकर अधिक का रिश्ता इससे तोड़ दिया और आशी से तय कर दिया। हमारा बच्चा बच गया इस जैसी शातिर बदमाश से। हाँ 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 हाँ। रितिका को उनकी बात सुनकर हंसी आने लगी। उसके साथ हर्षित और सारांश भी हंस रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि ये औरत हमारी बहन को शातिर बदमाश कह रही है, इन्हें क्या पता है कि किस गिरगिट से रिश्ता करवा दिया है। वही रितिका के हंसने की वजह दूसरी थी। उसे तो ये औरत किसी बेवकूफ जैसी लग रही थी। उन तीनों को हंसता देख किसी को समझ नहीं आया कि वो गुस्सा होने की जगह हंस क्यों रहे हैं, सिवाय रक्षित के जो शांत बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था। दिव्या से जब उनका हंसना बर्दाश्त नहीं होता तो वो गुस्से से कहती हैं, क्या तुम तीनों पागल हो गए हो। पागल हम नहीं, तुम्हारी मॉम हो चुकी है। मतलब गजब है, खुद की बेस्ट फ्रेंड से सवाल नहीं करना है कि क्या तुमने ऐसा करने के लिए कहा था या नहीं, बल्कि अपनी उम्र से छोटों के साथ चुगली चाची की तरह झगड़ा करना है। इस बार रितिका की जगह सारांश ने जवाब दिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी बहन अब इरिटेट हो चुकी है। अब बेचारी श्वेता जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उन्होंने अपनी दोस्त को देखा जैसे जवाब मांग रही हो, जिस पर स्नेहा जी का सिर शर्म से झुक गया। उनका कुछ ना बोलना उनकी सहमति दिखाती थी। अब श्वेता जी की बोलती बंद हो गई थी। वही रागिनी जी जो तमाशा देख रही थी वो बोली, तुम सब बहस करना छोड़ो और श्वेता, गलती हमने भी की है, इसलिए दूसरे को दोष देकर तुम इससे बच नहीं सकती हो। फिर उन्होंने रितिका को देखा जो हमेशा से ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रितिका से पहली बार मिल रही हो। और ये सच भी था। बेटा, मैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से जो कल तुमने झेला उसकी मैं भरपाई नहीं कर सकती, सिर्फ शर्मिंदा हो सकती हूँ। रितिका देख सकती थी कि इस पूरे परिवार में एक ये औरत और उसके भाई का दोस्त ही सभ्य है। उसने शांति से कहा, जो हो गया है मैं उसे भूल गई हूँ आंटी। सच कहूँ तो अब मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसकी इतनी समझदारी भरी बात सुनकर रागिनी जी को अच्छा लगता है और वो भी मुस्कुराकर कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा बेटा। उसके बाद सभी लेडीज शॉपिंग जाने का प्लान करने लगी। वही सारांश को किसी का कॉल आता है तो वो उसे अटेंड करने साइड में चला गया था। हर्षित और ध्रुव अपने कॉलेज की बातें कर रहे थे। रितिका अपने रक्षित भाई के कंधे पर सिर रखे उन्हें काम करते देख रही थी। वही आशी, दिव्या, मानसी और मिशा एक साथ बैठी फैशन के बारे में डिस्कस कर रही थी। आज उन्हें क्या क्या लेना है इसके बारे में एक दूसरे को बता रही थी। वही किसी नज़र बार बार रक्षित को देख रही थी, जो अपने काम में व्यस्त था। लेकिन वो देख सकती थी कि बीसी होने के बाद भी वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है और उससे बीच बीच में बात भी कर रहा था। रीति, कोई तेज आवाज में पुकारते हुए अंदर आता है। वही रितिका जब ये आवाज और इस निकनेम को सुनती है तो उसके सामने एक चेहरे आ जाता है। वो अपने भाई से अलग होकर जैसे ही एंट्रेंस की तरफ देखने वाली थी, तभी कोई एकदम से उसके ऊपर लैंड हो जाता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और सोफे पर ही गिरने लगती है। वो तो अच्छा था कि उसके पास उसके रक्षित भाई बैठे थे जिन्होंने उसे संभाल लिया, और जो उसके ऊपर गिरी थी उसे भी। अब हाल ये था कि रक्षित ने पीछे से रितिका के साथ उसके ऊपर गिरी दूसरी लड़की को भी पकड़ रखा था।
राधा की बच्ची, ये तूने क्या किया? रितिका के मुंह से गुस्से में अपने आप निकला। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और मासूम नजरों से रितिका को देखने लगी। वही उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में रक्षित एक पल के लिए खो सा गया। उसके कानों में यही नाम गूंज रहा था, राधा। तभी राधा की नजर भी उस पर पड़ी और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, कैसे हो पार्टनर? वही कोई था जिसे रक्षित और राधा की करीबी रास नहीं आ रही थी। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। अब आगे रक्षित, जो एक पल के लिए उसमें खो सा गया था, वो होश में आया और उसने उसे अपनी बहन से अलग किया और डांटते हुए बोला, ये क्या तरीका था अपनी खुशी दिखाने का? देखो मेरी प्रिंसेस तुम्हारे वजन से दब गई है। राधा ठीक से रितिका के साथ बैठी, लेकिन जब उसने अपने क्रश के मुंह से ये सुना तो उसने अपने दोनों गाल पकड़ लिए और शौक वाले एक्सप्रेशन लाकर बोली, आपने मुझे मोटा कहा पार्टनर? रक्षित ने अपना सिर पकड़ लिया। वो समझ गया था अब इसकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। तभी रितिका ने राधा के सिर पर मारा और उसे घूरते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब अगर तुमने ड्रामा किया तो। राधा समझ गई कि अगर अभी उसने बकवास की तो उसकी ये जालिम दोस्त उसे बाहर उठाकर फेंक देगी और उसका क्रश भी अपनी बहन के पीछे खड़े होकर बस देखता रहेगा। वो सीरियस हो गई और मुंह बनाकर बोली, तेरा फोन कहाँ है? मैं कल से तुझे कॉल कर रही हूँ लेकिन तूने उठाया ही नहीं, इसलिए मैं उसी वक्त इंडिया के लिए निकल गई। तू ठीक तो है ना? उसकी ये बात इस वाली रितिका के दिल को भी छू गई, जिसमें भाव नहीं थे। लेकिन अपनी इस नई जिंदगी में उसे 3 भाई मिले जिनके प्यार ने उसे एक ही दिन में अपना बना लिया, और अब ये दोस्त। मैं ठीक हूँ, तुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बता कि तूने कुछ खाया है या नहीं? जिस पर राधा हंसते हुए बोली, मेरी फ्लाइट सुबह ही लैंड हुई थी, इसलिए मैं घर जाकर रेडी होकर सीधा यही आया है। रितिका का नाम में सिर हिला दिया। तभी सारांश भी आ गया और बोला, प्रिंसेस मुझे आज साइट देखने जाना है, इसलिए मैं सीधा डिनर पर आऊंगा। भाई अगर आपके पास टाइम है तो रुक जाइए, मैं राधा के लिए खाना बना रही हूँ तो आपके लिए भी पैक कर दूंगी। ठीक है प्रिंसेस। सारांश खुश हो गया कि आज उसकी बहन उसके लिए खाना बनाएगी, क्योंकि पहले वो सिर्फ उस अधिक के लिए बनाती थी जो उसके हाथ से बने खाने को कुत्तों को खिला देता था। वो तो खाने को फेंकने के लिए कहता था, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे फेंकने की जगह अधिक के पेट डॉग को खिला देता था। रितिका किचन में चली गई और उसने अपनी दोस्त के लिए जूस भिजवा दिया। मेड ने जूस उन्हें दे दिया। वही सारांश हर्षित को देखकर बोला, आज तो मजा आ जाएगा, मैं अपनी बहन के बनाए खाने को सबके सामने फ्लॉन्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर राधा और हर्षित हंसने लगते हैं। रक्षित अपना सिर ना में हिलाकर फिर से अपने फोन में लग जाता है। वही एक जोड़ी आंखें गुस्से और जलन से राधा को देख रही थी। जब उसे खुद को किसी की निगाहें बहुत देर तक महसूस हुई तो उसने सिर घुमाकर सामने रखे सोफे पर देखा, जहां 4 लड़कियां बैठी थी। उसने देखा कि एक लड़की उसे कंटिन्यू घूर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। राधा की आईब्रो रेस हो गई। उसे जलन और गुस्से से देखने वाली कोई और नहीं, दिव्या रायजादा थी, जो उसे रक्षित के साथ देखकर जल रही थी। राधा भी उसे जानती थी, आखिर ये उसकी बचपन की दोस्त रितिका की फ्रेंड जो थी। उसे हमेशा से ये अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि ये उसकी दोस्त पर बहुत दोष जमाती थी, क्योंकि उसे पता था उसके बड़े भाई अधिक की वजह से वो उसे कुछ नहीं कह पाएगी। तभी उसने सुना कि स्नेहा जी कितने प्यार से आशी से बात कर रही थी। बच्चा जाओ और रेडी हो जाओ, हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। मानसी और मिशा तुम दोनों भी जाओ बेटा। जी बड़ी माँ। दोनों अपने रूम की तरफ चली गई। आशी थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने अपनी मॉम को देखा और बोली, मॉम क्या हम दी को भी लेकर का सकते हैं? उसके इस सवाल पर स्नेहा जी शांत हो गई। रागिनी जी कुछ कहने को हुई कि तभी सबको एक ठंडी आवाज सुनाई दी, इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आज मैं घर पर सिर्फ अपनी बहन के लिए ही रुका हूँ और वो जहाँ भी जाएगी मेरे साथ जाएगी, इसलिए तुम सब आराम से जा सकती हो। मेरी प्रिंसेस मेरे साथ आ जाएगी। रक्षित बेटा क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? स्नेहा जी पूछती है, जिस पर वो उन्हें अपनी कोल्ड नजरों से देखता है। फिर वहां से उठते हुए किचन की तरफ जाते हुए बोलता है, मिसेज जिंदल मैंने जो अभी कहा शायद आपने ठीक से सुना नहीं।
मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा, इसलिए आप लोग निकल जाइए, हम आ जाएंगे। उसका वही जवाब सुनकर स्नेहा जी ने उदासी से अपनी बेटी को देखा जो बहुत दुखी लग रही थी। श्वेता जी को भी आशी के लिए और अपनी दोस्त के लिए बुरा लग रहा था। ये लड़की तुमसे तुम्हारा बेटा और आशी से उसका भाई छीन रही है। ये कभी हमारी आशी को खुश नहीं रहने देगी। जिस पर दिव्या भी बोली, आप सही कह रही हो मॉम। रितिका की वजह से रक्षित जी आशी को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से वो अकेले में बहुत रोती हैं। क्या उन्हें अपनी दूसरी छोटी बहन नजर नहीं आती? राध्या को वो सब किसी जोकर जैसे लग रहे थे जो खुद की गलती देखने के बजाय दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। हर्षित और सारांश का एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए थे। वो कुछ कहते उससे पहले ही राध्या गुस्से से फट पड़ी। ओह, तो तुम्हें उसका रोना दिखाई देता है, लेकिन रितिका का क्या? उसके तो माँ बाप अपनी एक बेटी के लिए उसे इतने सालों से इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्या, वो तो उसे भूल चुके हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है वो ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ गई है और वो अपनी चिढ़ में आपकी इस सफेद कमल को हट कर देगी। खैर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आंटी आपको और आपकी दोस्त को डबल स्टैंडर्ड की बीमारी है। पता नहीं मेरी रितिका ने इनका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो जब देखो ये उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। किसी बाहर वाले के कड़वी बातें सुनकर श्वेता जी गुस्से से तमतमा उठती हैं। ए लड़की, जबान संभाल कर, चिल्लाए मत आंटी। चिल्लाना मुझे भी आता है और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बीपी जरूर बढ़ जाएगा, इसलिए जितना झेल सकती हो उतना ही बोलो। राध्या, ये आप किस तरह से हमारी दोस्त और समधन से बात कर रही हैं? स्नेहा जी से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे टोक देती है। उनके सवाल पर राध्या मुस्कुराकर कहती है, ठीक वैसे ही जैसे ये अभी मेरी बेस्टी को भला बुरा सुना रही थी। अपनी बात कहने के बाद वो वहां नहीं रुकती और किचन की तरफ जाने लगती है। दोनों भाई भी गुस्से से उसके पीछे चले जाते हैं। स्नेहा जी का सिर झुक जाता है, उनकी आंखों के कोने भीग जाते हैं। अपनी मॉम को रोता देख आशी उनके गले लग जाती है। ये सब मेरी गलती है मॉम, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो, जिससे दी आपसे इतना नाराज हैं, और अब दोनों भाई भी। क्या हम कभी एक हैप्पी फैमिली की तरह नहीं रह पाएंगे? स्नेहा जी ने उसकी पीठ को सहलाया और बोली, तुम खो गई थी तब मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं बस तुम्हें दुनिया की सभी खुशियां देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। श्वेता जी अपनी दोस्त को खुद को दोष देता देखकर उनके कंधे पर रखकर कहती हैं, इसकी वजह भी तो रितिका ने ही दी है ना। सच हम सब जानते हैं कि उसकी जिद की वजह से ही हमारी 3 साल की आशी उन बुरे लोगों के हाथ लग चुकी थी। अगर वो आइसक्रीम खाने की जिद ना करती और ऐसे बिना किसी की बात सुने रोड पर नहीं भागती तो राघव जी उसके पीछे नहीं जाते और ना ही आशी गायब होती। ये याद आते ही स्नेहा जी की आंखों में फिर से रितिका के लिए नाराजगी और गुस्सा उतर आया। तुम सही कह रही हो श्वेता, उसकी गलती की वजह से मेरी बेटी इतनी बड़ी फैमिली की प्रिंसेस होकर एक अनाथ की तरह पली और इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब अगर मैं उससे थोड़ा ज्यादा प्यार भी करती हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है। फिर उन्होंने आशी को देखा और बोली, अब ये सब छोड़ो और रेडी हो जाओ, आज माँ और बेटी मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। आशी भी खुश हो गई और हाँ कहकर सेकंड फ्लोर पर अपने रूम की तरफ चली गई। उनकी बातें किचन से आ रही रितिका ने सुन ली थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही राध्या जिसे उसने जबरदस्ती डाइनिंग एरिया में बैठा दिया था, वो अभी भी गुस्से में थी। रितिका भले ही खाना बनाने में बिजी थी, लेकिन उसने राध्या का उसकी साइड लेना और उसकी बातों उसके लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। रक्षित ने भी सब देखा और सुना था, क्योंकि उसे भी रितिका ने बाहर डाइनिंग एरिया में बैठने के लिए कहा था। राध्या का उसकी बहन के लिए बोलना और उसकी फिक्र करना सब उसे पसंद आया था। वो समझ गया था कि ये लड़की भी उसकी प्रिंसेस से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। रितिका के बनाए खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। हॉल में बैठे सभी का ध्यान डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया, जहां रितिका डिशेज लगा रही थी और राध्या उसकी मदद कर रही थी। स्नेहा, कुछ भी कहो लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। रागिनी जी के मुंह से एकदम से ये शब्द निकल गए। दीदी, क्या आपने उसके हाथ का बना खाना खाया है? श्वेता जी शक से पूछती हैं, क्योंकि उनके परिवार में कभी किसी ने रितिका के बनाए खाने को छुआ भी नहीं था।
वो हमेशा नई नई डिश अधिक के लिए बनाकर लाती थी और रागिनी जी और उसे भी देती थी, लेकिन वो उस खाने को अपने पेट डॉग को खिला देते थे। अपनी देवरानी की जात सुनकर रागिनी जी कहती हैं, एक बार मैंने गलती से उसका दिया खाना खा लिया था और वो सच में स्वादिष्ट था। बाद में मेड ने बताया कि ये खाना वही है जो रितिका लेकर आई थी। अच्छा, श्वेता जी ने बस इतना ही कहा और रितिका को देखने लगी। उन्हें ये लड़की हमेशा से चालबाज और घमंडी ही लगती थी, फिर ये उनका दिल जीतने के लिए कुछ भी क्यों ना करे। श्वेता रायजादा एक ऐसी इंसान थी जो एक बार किसी के बारे में अपनी राय बना ले, फिर उसे कोई भी अपनी लाख कोशिशों या अच्छाई से भी नहीं बदल सकता था। वैसे ये कोई सीधी औरत नहीं थी जो सच्चाई की मूरत हो, बल्कि इन्हें अपने रायजादा होने पर काफी घमंड है। वही डाइनिंग टेबल का माहौल खुशनुमा था। रितिका ने नाश्ते के लिए बेसन का चीला बनाया था। उसके बीच में पनीर और वेजिटेबल्स की स्टफिंग की थी और उसके साथ हरी तीखी चटनी के साथ रेड चिली गार्लिक चटनी भी बनाई थी। जब सबने खाया तो उनकी आंखें चमक उठी। सारांश तो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वाह, मेरी बहन के हाथों में तो जादू है। कितना टेस्टी बना है, मन कर रहा है खाता ही जाओ। रितिका अपनी तारीफ सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी पिछली जिंदगी में किसी दूसरे के लिए खाना बनाना जैसा काम नहीं किया था, इसलिए वो इस फीलिंग को बयां नहीं कर सकती है। बस उसे ये पता था कि उसे अच्छा लग रहा है। उसकी नज़र अपने रक्षित भाई पर थी जो खाते हुए कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद रक्षित ने रितिका को देखा और अपनी नर्म आवाज में बोला, तुम हमेशा से अच्छी कुकिंग करती थी, लेकिन आज का टेस्ट अलग है और सब कुछ एकदम परफेक्ट। इतना परफेक्ट टेस्ट खाने में लाना बड़े बड़े शेफ के लिए भी मुश्किल होता है, जब तक कि उन्हें सालों की प्रैक्टिस ना हो। सबसे खास बात इस खाने में अपनापन है जो इसे और भी स्वादिष्ट बना रहा है। अपने भाई की बात सुनकर रितिका नजरें घुमा लेती है। वो नहीं चाहती थी कि वो उस पर शक करे। वैसे भी अब ये जिंदगी उसकी थी और उससे जुड़े सभी रिश्ते भी। हर्षित को भी अपने भाई की बात सही लगी थी। उसने कहा, क्या तुमने खाना बनाने की अपनी स्किल को हाल ही में इम्प्रूव किया है? जिसका जवाब रितिका अपना सिर हिलाकर देती है। अब वो ये तो बता नहीं सकती थी कि वो पहले वाली रितिका नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड से आई है जिसे सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना पसंद था। उसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था, फिर भी कल रात से वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने दिल से उन्हें अपना भाई मान लिया था। रक्षित ने जब देखा कि वो बस खाने को देख रही है, खा नहीं रही है, तो उसने खुद आगे बढ़कर एक बाइट तोड़ा और उसे चटनी में डिप करके रितिका की तरफ बढ़ा दिया। रितिका जो अपनी पहले की और अभी की जिंदगी के बारे में सोच रही थी, उसने अपने मुंह के पास खाने को देखा, फिर अपने भाई को जिन्होंने उसे खाने का इशारा किया। वो मुस्कुराई और उसने वो बाइट खा ली। ये स्माइल सच्ची थी। वो दिल से मुस्कुराई थी, जिसे देखकर तीनों भाई और राध्या खो से गए। रितिका बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन सब वो दिल से हंसती तो उसके गालों पर डिम्पल आ जाते थे जो उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। आशी, मानसी और मिशा भी तब तक तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि सभी रितिका को देख रहे हैं। वही जब आशी की नज़र वहां गई तो उसकी आंखें भर आई। मानसी और मिशा ने भी ये देखा तो उन्हें भी जलन हुई, फिर दोनों को आशी का ध्यान आया। आशी की नम आंखों को देखकर मिशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर दुख होता है कि रक्षित भाई सिर्फ उसे बहन मानते हैं, तुम्हें नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी तो बड़े पापा, बड़ी माँ, अभिनव और हर्ष भाई का प्यार है, और हम भी तो हैं। आशी ने अपने आंसुओं को बहने से रोका और हल्की सी स्माइल करके कहा, मैं ठीक हूँ और तुमने सही कहा, मेरे पास भी फैमिली है जो मुझे प्यार करती है। आशी तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन मानसी की मुठियां कस चुकी थी। उसने गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से रितिका को देखा, जिसे रक्षित अपने हाथों से खिला रहा था। फिर अपने दांत पीस कर वो लिविंग रूम की तरफ चली गई, जहां सब उनका ही वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में सब शॉपिंग के लिए निकल गए। रितिका और राध्या रक्षित और हर्ष के साथ जाने वाली थी। तभी सारांश का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, फिर रितिका को बाय बोलकर लंच लेकर चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसे एक कार पहले से ही खड़ी दिखी। वो आकर बैक सीट पर बैठ गया। कहाँ थे तुम यार? पता है इसने हम दोनों को कब से डरा के रखा हुआ था।
ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने नाराजगी से कहा तो सारांश ने अपने बगल में बैठे लड़के को देखा जो दिखने में डिसेंट लग रहा था। उसने सादे से कपड़े पहने हुए थे और आंखों पर बड़े ग्लासेस लगा रखे थे। वो दिखने में ही पढ़ाकू लग रहा था। बाल मैसी थे लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एकदम किलर। उसका एटीट्यूड और ऑरा उसके लुक को सूट नहीं करता था। अभी उस लड़के की नज़र सारांश के हाथ में पकड़े टिफिन पर थी। जब सारांश ने उसकी नज़रें अपने हाथ में पकड़े खाने पर देखी तो उसने उस टिफिन को साइड में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर इस लड़के की आंखें सिकुड़ गई। वही पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का जो कब से उन्हें देख रहा था, जब उसने अपने दोनों दोस्तों को देखा तो सिर पकड़ लिया। अब शुरू हो गया इनका फिर से। अभी उसने कहा ही था कि पीछे से सारांश के चिल्लाने की आवाज आए और कुछ देर में कार में शांति छा गई। चलो, एक ऑडियो टोन सुनाई दी जिसके बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने कार स्टार्ट कर दी और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा दी। वही उस लड़के के हाथ में वही टिफिन था। उसने उसे खोला तो खाने की खुशबू कार में फैल गई। सारांश एक तरफ अपना गाल सुजाए बैठा था। मैं अपनी बहन को बताऊंगा कि तुम कितने बदमाश हो और तुमने उसके हाथों से बनाया खाना भी मुझसे छीन लिया। लेकिन उस लड़ने ने उसकी बातें से इग्नोर कर दी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने एक बाइट तोड़ा और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही खाने का स्वाद अंदर घुला उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसे एक सुकून का एहसास हुआ था और उसकी भूख भी बढ़ गई। फिर वो बिना किसी पर ध्यान दिए खाने लगा। वही अपने दोस्त को ऐसे देखकर तीनों लड़के सदमे में थे। उनके मन में यही चल रहा था कि कोई इतने प्यार से किसी का दिया खाना कैसे खा सकता है, वो भी उनका एक खड़ूस दोस्त।